तो आज का हमारा मिशन है इन 4 बेहद जरूरी कमीशंस को समझना। हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की, फिर एनएससी, एनसीएसटी और आखिर में एनसीबीसी की। हम इनकी प्रकृति, इनका स्ट्रक्चर और सबसे मजेदार इनके आर्टिकल्स को याद रखने के तरीके को डिकोड करेंगे। टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्ते भारत के फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। चलिए आज नेशनल कमीशंस के इस पूरे जाल को सुलझाते हैं और इसे आसान बनाते हैं। आर्टिकल्स 338, 338A, 338B, ये नंबर्स देखकर अक्सर कंफ्यूजन होती है ना? कौन सा आर्टिकल किस कमीशन के लिए है, ये याद रखना एक चैलेंज जैसा लगता है। पर सोचिए, अगर कोई ऐसी सिंपल सी ट्रिक हो जिससे ये हमेशा के लिए याद हो जाए तो चलिए आज मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन 4 बेहद जरूरी कमीशंस को समझना। हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की, फिर एनएससी, एनसीएसटी और आखिर में एनसीबीसी की। हम इनकी प्रकृति, इनका स्ट्रक्चर और सबसे मजेदार इनके आर्टिकल्स को याद रखने के तरीके को डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले वाले से, एनएचआरसी, जिसे हम मानव अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या इसे संसद के किसी एक्ट से बनाया गया है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो जवाब मिल गया, एनएचआरसी एक वैधानिक यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे अपनी शक्ति सीधे संविधान से नहीं मिलती, नहीं, बल्कि इसे 1993 में संसद ने एक कानून पास करके बनाया था जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर रखना है, एनएचआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी है। अच्छा, ये एनएचआरसी का बनना कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जड़ें इंटरनेशनल इवेंट से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू होती है 1948 में, जब पेरिस में यूएन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया। फिर 1991 में आए मशहूर पेरिस प्रिंसिपल्स, और बस इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए भारत ने 1993 में अपना कानून बनाया। और ठीक उसी साल 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी का गठन हो गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। और इनका टेन्योर देखिए, चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 साल का होता है या 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले आ जाए। और यहां एक मजेदार ट्रिक है, फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं, बस अपने हाथ की उंगलियां गिन लीजिए, 5, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एससी और एसटी आयोगों की दिलचस्प कहानी पर। एक जमाना था जब ये दोनों एक ही कमीशन हुआ करते थे, फिर एक बड़ा स्प्लिट हुआ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और सबसे जरूरी इनके आर्टिकल्स को कैसे याद रखा जाए, आइए समझते हैं। वो एक नंबर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, वो था 89th। जी हां, साल 2003 का 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसी ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया था। तो देखिए, 2004 से पहले क्या था? आर्टिकल 338 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक ही नेशनल कमीशन था। लेकिन फिर आया 89th अमेंडमेंट और 2004 से तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब 2 अलग अलग कमीशंस थे, एनसीएससी जो ओरिजिनल आर्टिकल 338 में ही रहा, और एनसीएसटी जिसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 338A। अब इसे हमेशा हमेशा के लिए याद कैसे रखें? बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी के लिए तो ओरिजिनल वाला यानी पुराना आर्टिकल 338 ही रहा, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी जो अक्सर खास आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उनके लिए एक नया ए जोड़ दिया गया। ए फॉर आदिवासी या ए फॉर एरिया, जैसे भी याद रखना चाहें। तो एनसीएसटी का आर्टिकल क्या हुआ? 338A, है ना सिंपल। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी की। ये कहानी है एक स्टैट्यूटरी बॉडी से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हाउस बनने के सफर की। ये एक जबरदस्त अपग्रेड था। एनसीबीसी का सफर काफी लंबा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसकी शुरुआत होती है 1953 में काका कालेलकर आयोग से, फिर 1979 में मंडल कमीशन आता है जिसने 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1992 का वो ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का निर्देश दिया, जिसके ठीक बाद 1993 में एनसीबीसी का गठन हुआ। और फिर आया वो बड़ा दिन 2018, जब 102वें संशोधन ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया। ये जो 102वां संशोधन था ना, ये एनसीबीसी के लिए गेम चेंजर था। इसी ने संविधान में एक नया और बहुत पावरफुल आर्टिकल 338B जोड़ा, और इसी आर्टिकल ने एनसीबीसी को इसकी असली संवैधानिक शक्ति दी। और ये रही हमारी आज की आखिरी और सबसे आसान मेमोरी ट्रिक।
बैकवर्ड क्लासेस। बी फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो आर्टिकल भी क्या होगा? आर्टिकल 338 बी। है ना एकदम लॉजिकल? अब ये कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक मास्टर की स्लाइड में समेट लेते हैं। सारी डिकोडेड जानकारी अब एक ही जगह पर। तो ये है इस पूरे डिस्कशन का सार। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो संसद के एक्ट से बनी है। एनसीएससी संवैधानिक है, ओरिजिनल आर्टिकल 338 में। एनसीएसटी ये भी संवैधानिक है, जिसे 89th अमेंडमेंट से आर्टिकल 338A मिला। और एनसीबीसी जो अब संवैधानिक है, उसे 102nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 338B मिला। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट लेना रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। हमारी डिकोडिंग तो यहाँ पूरी हुई, लेकिन अब मिशन आपके हाथ में है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस जानकारी को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, डिस्कस करें, ताकि सबकी मदद हो सके। और हाँ, एक सवाल, अगला ऐसा कौन सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसे हम सबके लिए डिकोड करें? अपने सजेशंस नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आखिर में, अगर इस विश्लेषण से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस मिशन को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी और भी एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली बार। पढ़ते रहिए।